हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 की जो पार्ट 2 एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वाज डन टू रिमूव पॉवर्टी। तो आपसे है ना अग्री डिसअग्री की क्वेश्चन ऑलरेडी ये जो है ना क्वेश्चन अग्री डिसअग्री के 3 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो में इसमें पार्ट 1 में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वहां से 1 2 3 जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स वहां से पा सकते हैं। तो यहाँ पर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वाज डन टू रिमूव पॉवर्टी। ये क्या पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए ये बोर्ड जो है वो क्रिएट किया गया था क्या? तो आपको इसका आंसर में हम अग्री करते हैं बिकॉज यहाँ पे टेक्सचर उसके हिसाब से अग्री है कि हाँ ये बोर्ड जो है वो इसीलिए क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कि व्हेन द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर क्लोज्ड, जब ये ना लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स को बंद किया गया, द वर्कर्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो जो उसमें काम करने वाले लोग थे ये जो पब्लिक सेक्टर्स में वो लोग है ना अनएम्प्लॉयड हो रहे थे और गरीबी इसकी वजह से बढ़ रही थी। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड, तो उसके लिए ही गवर्नमेंट ने एनआरबी का गठन किया था, मतलब एनआरबी को क्रिएट किया था। एनआरबी वॉज सेटअप एंड एनआरबी की जिम्मेदारी क्या है? तो एनआरबी टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू रिट्रेंच्ड वर्कर्स। रिट्रेंच्ड वर्कर्स मतलब जो लोग जॉबलेस वर्कर्स है, जिनके पास काम नहीं है, एज वेल एज ये है ना दो सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, या जो लोग है ना वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एनआरबी है वो उनके लिए काम करता है, उनको कॉम्पनसेट करके देता है। उनके जो अनएम्प्लॉयड है तो उनके लिए फंड कलेक्ट करने से लेकर तो इस तरीके से इस आंसर को आपको लिखना है। एंड फिर लास्ट में हेंस द क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल बोर्ड दैट इज एनआरबी वाज डन टू रिमूव पॉवर्टी। तो क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली पॉवर्टी है वो इंक्रीज होगी। तो पॉवर्टी को कम करने के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं कि भाई गरीबी को दूर करने के लिए इसका गठन हुआ था। तो इस तरीके से फिर आपको इस आंसर को लिख देना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोला है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अमंग नवरत्ना। नवरत्ना के जो नवरत्ना मतलब 9 रत्न जो है ज्वेल्स है, 9 ज्वेल्स जो है, तो उसमें से एक जो यहाँ पर बोला है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये क्या पब्लिक सेक्टर का एक वन ऑफ द नवरत्न है क्या? तो यस, आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट आपको लिखना है। एंड फिर आपको इसके बारे में लिखना है कि ये कब नवरत्न कब सिलेक्ट हुए, इसका स्टेटस कब मिला कंपनी को। तो ड्यूरिंग 1997-98 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर सिलेक्टेड, 9 पब्लिक सेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया था एंड गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्नास, और उनको नवरत्न का स्टेटस दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। और ये किसके बेसिस पे? तो उनके परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म किया इसलिए उनको नवरत्न करके बोला गया, 9 ज्वेल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के 9 ज्वेल्स हो गए। सो दीज नवरत्नास वर गिवन फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी, उनको पूरी ऑटोनॉमी उनके हाथ में कि भी फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी इनको दी गई। एंड दीज नवरत्नास आर एज फॉलोज। तो ये जो नवरत्नास है इसमें बहुत सारे 9 जो ये पब्लिक सेक्टर्स है, तो कौन कौन से 9 पब्लिक सेक्टर्स है आपको उनके नेम्स भी लिख लेने हैं जो 9 सेक्टर्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले IOC दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देन ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, देन उसके बाद में HPCL, तो HPCL मीन्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो HPCL एंड BPCL के है ना सिलेंडर्स भी हम लोगों के घरों में आते हैं, आप लोगों के घर में भी इन दोनों में से कोई तो एक सिलेंडर आता होगा। देन IPCL दैट इज इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VSNL दैट इज विदेश संचार निगम लिमिटेड, एंड BHEL दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड SAIL दैट इज सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड NTPC दैट इज नेशनल थर्मल
पावर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर अभी और भी आगे जाके तो और भी कैटेगराइज हुए हैं, मिनी रत्नास भी महारत्नास भी में भी कैटेगराइजेशन हुआ है, लेकिन ये जो है ये 9 रत्नास है। सो हेंस इंडियन कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द पब्लिक यूनिट्स अमंग द नवरत्नास। तो नवरत्ना के जो 9 टोटल उनमें से एक है ना जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो इनमें से कोई किसी का भी नाम आपको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के से ही आएगा, इसमें से भी बोल सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द। तो आंसर ये सेम ही रहने वाला है, यही पैटर्न आपका लिखने का आंसर लिखने का होगा। खाली आपको जहां पर हेंस में मतलब अगर मान लीजिए आपको सेल दे दिया तो सेल अथॉरिटी ये है इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ऐसे करके लिखना होगा। नाउ आंसर इन डिटेल है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के आपको फीचर्स है ना वो एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले द फॉलोइंग आर द फीचर्स, हम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो 1991 के सबसे पहला जो है वो डी लाइसेंसिंग। तो डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि इसका मतलब है एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट जो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसको कैरी आउट करने के लिए, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए, तो उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ऑल इंडस्ट्रीज, सारे के सारे इंडस्ट्रीज में एक्सेप्ट पहले तो गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्री खाली स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले है ना के लिए लाइसेंस कंपल्सरी रखा। उसके बाद में ना उसने रिड्यूस्ड कर ये ना 4 इंडस्ट्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज, खाली 4 नीचे जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं खाली उनके लिए ही कंपल्सरी रखा है लाइसेंस लेना। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। तो ऑब्वियसली इनके लिए है ना लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। देन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, देन हैजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड सिगरेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर point number 2, abolition of monopolies and restrictive trade practices, that is MRTP Act. तो according to MRTP Act, it was compulsory for large industrial houses, बड़े industrial houses के लिए compulsory था to take the approval of central government। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी थी फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड मर्जर के लिए। अगर वो किसी के साथ मर्जर कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना परमिशन मस्ट थी। एंड दिस रिजल्टेड इन, उसके वजह से फिर क्या होता था, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था। सो एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, MRTP एक्ट को जब हटा दिया गया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को जब हटा दिया गया तो उसने ना मोटिवेट किया, एनकरेज किया फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। नाउ थर्ड इज एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर है 1991 का यहाँ पर कि द गवर्नमेंट ने मोटिवेटेड, एनकरेज स्मॉल सेक्टर्स को एनकरेज किया, यूनिट्स को टू अटेन हायर ग्रोथ रेट इन आउटपुट में, प्रोडक्शन में वो लोग हायर ग्रोथ रेट अटेन कर सके एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में। तो यहाँ पे इनकी जो पहले है ना प्रीवियसली इनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो है ना 1 करोड़ थी, तो उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर उसको 5 करोड़ कर दी, मतलब 5 करोड़ तक का वो लोग है ना वो लोग आउटपुट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, FD को इंक्रीज करना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बढ़ावा दिया टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है ज़्यादा। तो उसमें ना उन्होंने है ना बाहर की कंपनियों के लिए है ना दरवाजे खोल दिए। सो इनिशियली जो FDI है वो वॉज परमिटेड अप टू 51% तक उसकी परमिशन थी। टोटल इन्वेस्टमेंट में 51% है ना FDI अलाउड था वो भी सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में, लेकिन बाद में ये लिमिट को हटाकर है ना 74% कर दिया गया, 51% से 74%। एंड अब है ना कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, जहां पर पूरा का पूरा 100% है ना FDI है ना मोटिवेट एनकरेज कर दिया है, गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है।
नाउ यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है कि रेड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना, कम करना। तो मैनी चेंजेस वर मेड इन पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे चेंजेस किए गए पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर जो पॉलिसीज है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें से कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनमें चेंजेस करने के। तो एंडिंग स्टेट मोनोपोली, भाई स्टेट मोनोपोली को, भाई पर्टिकुलर स्टेट अपनी उनकी मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब सेलर, तो सिंगल सेलर वाले सिस्टम को हटाने के लिए। देन बी इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर्स क्या है, सिक पब्लिक सेक्टर्स है, तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल उनका ब्लॉक न हो, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस को है ना फिर से बेस्ट परफॉर्मिंग बनाने के लिए है ना पब्लिक सेक्टर में रोल, पब्लिक सेक्टर को है ना प्राइवेट के सेक्टर में कन्वर्ट करना, उनको उनके हाथों में शेयर्स दे देना। तो टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर उन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। एंड एनईपी रिड्यूस्ड, ये जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इसने रिड्यूस किया द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्री थी, तो 17 से 8 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में, और फिर बाद में फ्रॉम 2014 अभी खाली 2 ही जो इंडस्ट्रीज है, ओनली 2 इंडस्ट्रीज, दैट इज रेलवे एंड ऑटोमिक एनर्जी, खाली वो ही है ना पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज है वो कोई भी है ना प्राइवेट सेक्टर वाला भी वो बिजनेस चला सकता है, खाली है ना रेलवेज एंड ऑटोमिक एनर्जी है ना गवर्नमेंट के हाथ में। आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे है ना किसी की भी प्राइवेट रेलवे नहीं चलती है, एक बार प्राइवेट एयरपोर्ट है, प्राइवेट एरोप्लेन्स है, लेकिन है ना प्राइवेट रेलवेज नहीं है, राइट। देन द सिक्स्थ वन इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन में से क्या फायदा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश, जो इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस था उसको एबॉलिश किया गया है, मतलब उसको रिमूव किया गया है। एंड ऑलमोस्ट ऑल जितने भी कैपिटल गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है एंड अदर कंपोनेंट्स है, वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल, फ्रीली इंपोर्टेबल किया गया, उनको भी फ्रीली वो इंपोर्ट कर सकते हैं इन गुड्स को, कैपिटल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स को। एंड एस्टैब्लिश जो एक्सपोर्टर्स है, जो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट, वो लोग है ना एक्सटर्नली बाहर से वो क्रेडिट उधार ले सकते हैं और टू फाइनेंस देयर ट्रेड, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। दे कैन टेक द एक्सटर्नल क्रेडिट ऑल्सो, लोन ऑल्सो कैन बी टेकन। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिसे हम सेज बोलते हैं, आर सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए। एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने इवन एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स भी है ना इंट्रोड्यूस किए हैं, कॉन्सेप्ट ये भी, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। नाउ सेवेंथ, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर ये जो है ना मोनोपोली थी, पहले गवर्नमेंट के हाथ में था ये। सो द न्यू जो पॉलिसी है पास्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी Act, that is IRDA in 1999 to introduce reforms in this sector, and जो the IRDA है has given license to many private companies को लाइसेंस दिया उन्होंने ताकि वो है ना इस बिजनेस में, इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर कर सके। जैसे बहुत सारे बैंकिंग वाले भी हैं जिनकी जो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस हैज एंडेड द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इंश्योरेंस के सेक्टर में, उसका अंत हो गया। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो अर्लियर जो ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनको ही खाली परमिशन थी, वो परमिटेड टू डू बैंकिंग बिजनेस, वो लोग ही कर सकते थे इन फाइनेंशियल सेक्टर। नाउ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज ऑल्सो परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, नए प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स भी है ना बैंकिंग के बिजनेस में आ सकते हैं, उनको भी प्रमोट किया, उनको भी मौका दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द मेजर्स अंडरटेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन से मेजर्स अंडरटेक किए गए, मतलब कौन से मेजर्स लिए गए उसको बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने का काम। तो जैसे कि ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जैसे हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, लाइसेंसिंग वगैरह है, तो यहाँ पर सबको हटाया गया। एंड जो
टैरिफ रेट्स मतलब टैक्स रेट्स, ये टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स। फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली, मतलब जो टैक्स रेट्स है उनको भी है ना लोअर डाउन किया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड, इंपोर्ट ड्यूटी भी हटाई गई है, रिड्यूस की गई है मतलब। नाउ सेकेंड, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, गवर्नमेंट हैज ओपन द इकोनॉमी, उन्होंने इकोनॉमी को ओपन कर दिया है टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। भाई एफडीआई एनकरेज किया है, गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया एफडीआई के लिए। कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज ऐसे जहां पे 100% एफडीआई इज अलाउड। नाउ एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स, तो उसकी वजह से जो फॉरेनर्स है वो हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। और उसका बेनिफिट क्या है हमको, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, तो उसका बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा। जब अगर कोई आके यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर, तो उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को भी तो होगा, हमारे लोगों को भी तो होगा, स्थानीय लोगों को। नाउ फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड towards various sectors and Indian economy has become a part of global economy, और global economy का पार्ट हो गई है इंडियन इकोनॉमी भी। नाउ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, रूपी को कन्वर्ट करना, तो एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल किया गया। रूपी इज मेड कन्वर्टेबल टू करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के थ्रू है ना उनको इजीली कन्वर्ट करके ले सकते हैं, तो कन्वर्टेबल ऑफ रूपी। देन फोर्थ, फॉरेन कोलैबोरेशन, तो इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशंस, मतलब साथ में आकर मिलकर बिजनेस करना। तो मारुति सुजुकी ने अपना साथ में आकर अपने सेल को इंक्रीज किया, हीरो होंडा, देन टाटा कोर्स, डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। तो ये सारे फॉरेन कोलैबोरेशंस के अंडर में इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में और मोटिवेशन मिला है। देन फिफ्थ वन इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, तो टू एंश्योर लॉन्ग ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड, चेंजेस वर मेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड मेन फीचर क्या है, मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी इंक्लूडेड liberalized policy, removal of restrictions on foreign trade, then encouragement to foreign collaborations. Now sixth, encouragement to exports, तो through exim, import export import के लिए हम लोग exim वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इन शॉर्ट वी यूज एक्सिम पॉलिसी। सो थ्रू एक्सिम पॉलिसी वेरियस इंसेंटिव्स आर गिवन, बहुत सारे इंसेंटिव्स, छूट है ना, कंसेशन दिए गए हैं एक्सपोर्टर्स को। एंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाले हैं आर क्रिएटेड टू एनकरेज द एक्सपोर्ट्स, उनको है ना एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए गए। तो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स है कैसे लिखने हैं वो समझ में आ गए हैं। कुछ भी बाहर से नहीं है, सब टेक्सचुअल है, मैं आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छी खासी हेल्प हो जाए। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि आपको पैसेज रीड करना है, तो ये है ना बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 4 मार्क्स के लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में, तो आप लोगों को भी उसी पैटर्न में कि 4 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें कि है ना पैसेज आपको रीड करना है। जैसे इंग्लिश में आप हिंदी में मराठी में पैसेज रीड करके, सीन पैसेज रीड करके जो आंसर्स लिखते हो, तो यहाँ पर भी आपको पैसेज रीड करके क्वेश्चंस जो दिए हैं उसके आंसर्स लिखने। तो इन इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री जो है इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, बिजनेस है ऑफ द डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। तो इसके लिए पहले आपको पैराग्राफ रीड करना बहुत जरूरी है। एंड इंडिया हैज लो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम ऑफ 400 milliliter, whereas USA it is 22 milliliter and in China it is 3000 milliliter। तो इनका जो कंजम्पशन है इंडिया में वो कम है, लो पर कैपिटा इन कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, जबकि यूएसए में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, चाइना में भी हमसे ज़्यादा है। नाउ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज लो इन इंडिया। क्या कारण है कि ये लो है पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन? बिकॉज पर कैपिटा मतलब एक मतलब टोटल पॉपुलेशन के पीछे हर पर्सन कितना इसको यूज कर रहा है, हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि कंजम्पशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज इट टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमको है ना टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन मिलता है यहाँ पे। तो बिकॉज इट इज कंट्री फिल्ड विथ ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ मोर देन 100 वेराइटीज, 100 से ज्यादा वेराइटी के ट्रेडिशनल स्वीट्स यहाँ पर हमारे अवेलेबल है। अलग अलग स्टेट अलग अलग स्वीट्स, राइट, वेराइटीज ऑफ स्वीट, जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली एंड बंगाली के रसगुल्लास एंड अलग अलग। तो हमारे पास 100 वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज क्या पीपल
पीपल हैव ईदर पेस्ट्रीज, या तो वहाँ पे खाली पेस्ट्रीज है या आइसक्रीम्स है फॉर द डेजर्ट. सो इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के समय में, इसमें एरा में युग में द माइंड सेट ऑफ द पीपल इज फास्ट चेंजिंग. लोगों का माइंड सेट भी फास्ट चेंज हो रहा है. दिस इज बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज हैव सेट अप अ नंबर ऑफ आइसक्रीम पार्लर्स. उन्होंने आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किए हैं विथ अ लॉट मोर वेराइटीज एंड फ्लेवर लेकर आए हैं. जैसे वो अभी तो है ना केसर पिस्ता एंड देन राजभोग फ्लेवर, दिस दैट. तो स्वीट्स के नेम पर उन्होंने फ्लेवर्स ऐड किए दैट अट्रैक्ट द यंगर लॉट. एंड बिसाइड्स दिस देयर आर बेटर डिलीवरी सिस्टम्स, और उनके जो डिलीवरी सिस्टम्स है वो भी अच्छे हैं. So the ice cream sector has great potential for growth in the country due to improvement in the cold chain infrastructure. जो infrastructure है जहाँ आइसक्रीम्स को ठंडी जगह पे रखना, रेफ्रिजरेट करके रखना जरूरी होता है ना, तो ये जो आइसक्रीम्स है इसका बिजनेस ग्रो होने के लिए बहुत चांसेस है हमारी कंट्री में. वैसे भी सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है. इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है, राइट. सो हाउएवर इट इज टैक्स्ड हायर विथ, इसीलिए इस पर है ना टैक्स है ना 18% का जीएसटी लगाया गया है विथ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इन द सेम बास्केट रखा गया है. सच एज बटर एंड चीज आर टैक्स्ड एट 12%. बटर एंड चीज है वो 12% ही टैक्स्ड है, लेकिन है ना आइसक्रीम पे 18% की जीएसटी लगाई गई है. जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, right? So the ice cream industry has generated revenue of more than $1.5 billion. 1.5 बिलियन का करोड़ का इन्होंने इन 2016-17 इस इंडस्ट्री ने रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट की. सो विथ एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 15 लाख पीपल, जिसमें कि 15 लाख लोग है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है ना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, मतलब उनको जॉब्स अवेलेबल है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर लो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इन इंडिया. क्या कारण है कि इंडिया में ना आइसक्रीम का कंजम्पशन है ना वो कम है व्हेन वी कंपेयर टू द यूएसए, चाइना एंड ऑल, राइट. यूएसए में तो 22,000 है, 22,000 मिलीलीटर है एंड चाइना में 3,000 मिलीलीटर है. तो यहाँ पर अभी हमें आंसर लिखना है कि द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज लो इन इंडिया. इसका कारण है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे स्वीट्स भरे पड़े हैं, ट्रेडिशनल स्वीट्स अवेलेबल है. सो बिकॉज इट इज अ कंट्री फिल्ड विथ ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ मोर देन 100 वेराइटीज. तो काफी आसान सा उत्तर आपको लिखना है, पैसेज से ढूंढ के ही लिखना है. खाली आपको है ना पैसेज ध्यान से रीड करना है. एक स्वमत वाला क्वेश्चन भी इसमें रहेगा, लेकिन है ना पैसेज के इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको लिखना है. नाउ एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री. इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हुआ है. तो इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द माइंडसेट ऑफ द पीपल इज फास्ट चेंजिंग, वो फास्ट चेंज हो रहा है. एंड दिस इज बिकॉज इसका कारण क्या है कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उन्होंने नंबर ऑफ आइसक्रीम पार्लर्स सेटअप कर दिए विथ अ लॉट मोर वेराइटीज एंड फ्लेवर्स दैट अट्रैक्ट यंगर लॉट. सो बिसाइड्स दिस देयर आर बेटर डिलीवरी सिस्टम, और इसके साथ ही इनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी अच्छा है. तो ये है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो इंडियन इंडस्ट्री पे ये असर हुआ है. नाउ थर्ड, फाइंड आउट द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू ग्रोथ ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री इन द इंडिया. क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है. तो इम्प्रूवमेंट इन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ पे देखिए हमने रीड कर रहे थे, तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन कोल्ड एंड देन इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, देन चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. तो यही आपको रीजन भी लिखना है कि इम्प्रूवमेंट इन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, मतलब है ना खर्चा करने के लिए पैसा है लोगों के हाथों में, एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री इन इंडिया. नाउ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ हायर जीएसटी ऑन आइसक्रीम इंडस्ट्री इन इंडिया. तो आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, अपना विचार व्यक्त कीजिए कि भाई है ना हायर जीएसटी का क्या असर पड़ा है इन आइसक्रीम इंडस्ट्री पे. तो 18% जीएसटी ऑन आइसक्रीम वो डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर को टू इन्वेस्ट इन आइसक्रीम इंडस्ट्री. एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आइसक्रीम
विल अफेक्ट द सेल्स ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के सेल पे असर होगा उसका, कोई भी 18% की जीएसटी। जब नया नया जीएसटी आया था तो लोगों ने बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजों का कंजम्पशन कम कर दिया था। एंड बिगर ब्रांड्स में मैनेज द हायर जीएसटी। हाँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े आइसक्रीम ब्रांड्स वाले हैं, वो लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वेनिला हो, ये बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं, वो लोग है ना मैनेज कर सकते हैं जीएसटी को बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट, अपने खुद के पॉकेट से पैसा देके, एंड रिटेन देयर सेल्स। हाउएवर इट विल अफेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इन अ नेगेटिव मैनर इट विल अफेक्ट। सो टू बूस्ट द आइसक्रीम इंडस्ट्री, आइसक्रीम इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह, जैसे बटर एंड चीज की तरह आइसक्रीम को भी है ना 12% की जीएसटी के अंडर में लाना चाहिए। ये है ना मेरा मत है कि एक्सेट्रा आइसक्रीम टू बी शुड बी टैक्स टू 12% जीएसटी। जब है ना बटर एंड चीज पे 12% है, तो आइसक्रीम पे भी वे 12% ही रखे ना, उस पर क्यों है ना 18% का रखा गया है। तो आई होप आपको ये है ना एक्सरसाइज से हेल्प होगी। आपको ये एक्सरसाइज अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है, ताकि आप लोगों की एक तो हैबिट भी बनी रहे लिखने की, साथ ही में जब आप एग्जाम्स के लिए अपने प्रिपरेशन करो तो आपके लिए कन्वीनियंट हो, इजी हो आंसर्स को स्टडी करना, रीड करना। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।